CSF का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और CSF का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, LiI का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इन चीजों को याद रखना। ये सब क्या चीज था कि रिएक्शन विथ हैलोजन, कि हैलोजन के साथ कैसे कैसे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं अल्कली मेटल्स को। और ये भी एक छोटा सा चीज है, फजांसुल एक्स्ट्रा बात लिखवाएं, केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित था, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, वही चीज हम यहाँ पे लिखवाएं। नेक्स्ट जो है पांचवा शायद, तो पांचवा में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिएक्शन विथ अमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से याद रखना। पांचवा में लिख रहे हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, कि अमोनिया के साथ कैसे कैसे रिएक्शन, ये देखो हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ अमोनिया। तो याद रखना जितना भी अल्कली मेटल है, जब हम लोग उसको लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। इसमें लिख रहे हैं व्हेन अल्कली मेटल्स आर डिप्ड इन liquid ammonia, then we obtain, तो हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलता है, then we obtain deep blue black colored solution, then we obtain deep blue colored solution। समझे? तो हम लोगों को किस कलर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है बताओ, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन। वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है कैसे, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये है कोई अल्कली मेटल, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अल्कली मेटल। ये जो है मान लो कोई भी अल्कली मेटल रहा होगा, हमको नहीं पता, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कोई भी एक अल्कली मेटल है। ओके, ये जो है ये जो है हम लोग देख पा रहे हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल को जब हम लोग अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, किस चीज के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। याद रखना यहाँ पर ना x प्लस वाई जो हम लिखे हैं, ये बैलेंस करने के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डाले हुए। तो जब अल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कली मेटल तो M प्लस बन जाएगा। अल्कली मेटल क्या बनेगा, अल्कली मेटल M प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसा कि जानते हो तुम लोग, अल्कली मेटल जो है वो M प्लस आयन देगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो M प्लस जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से, ये M और NH3 होल X प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है ये NH3 होल Y और उस पर ये तुमको दिख रहा होगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज तुम देख पा रहे हो MnH3 होल X प्लस, दिस इज सॉल्वेटेड मेटल आयन। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सॉल्वेटेड मेटल आयन। ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज व्हाट, सॉल्वेटेड मेटल आयन। और ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या चीज है, दिस इज सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड भी बोल देते हैं कभी कभी, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। सही है, ये सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर दो चार छोटा छोटा चीज है, उन चीजों को याद रखना कि अल्कली मेटल दरअसल जब पानी में जाता है तो अल्कली मेटल पानी में जाने पर बनाता है सॉल्वेटेड मेटल आयन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों का दोनों रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। मतलब ये जो लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल हम लोग डालते हैं तो जो सॉल्यूशन अपने को मिलता है वो सॉल्यूशन ना बहुत ज्यादा कंडक्टिव नेचर का होता है, साथ ही साथ उसमें ब्लू कलर आता है। तो क्वेश्चन इसमें क्या क्या बनेगा, व्हाई दिस सॉल्यूशन विल बिकम्स कंडक्टिव इन नेचर। तो तुम जवाब दोगे ड्यू टू बोथ सॉल्वेटेड मेटल आयन एज वेल एज सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाई द डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, तो ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू, बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, नीचे लिख देंगे। पहले ना इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ये जो सॉल्वेटेड मेटल आयन है ये होता है कैसा, वो देखो तुम लोग सबसे पहले। तो दरअसल सॉल्यूशन में जैसे तुम ये अमोनिया डाले,
तो अमोनिया में मेटल आयन तो M+ बन गया होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बन गया होगा, E-। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये मेटल जैसे तुम पानी में सॉरी अमोनिया में डाले अल्कली मेटल जैसे सोडियम रहता तो वो Na++ E बनता कि नहीं बनता, Na+ और प्लस E बन जाता। अब अमोनिया जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, तुम देखो NH3 है ना, और NH3 पर क्या होगा, NH3 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होगा बताओ, प्लस चार्ज। पता नहीं तुम लोग देख पाए कि नहीं देख पाए, बिल्कुल देखे ही होगे। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं ये अमोनिया। तो देखो अमोनिया का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो निगेटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा, और अमोनिया का जो निगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट होगा, जिस वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो H, ये दरअसल हम अमोनिया बना रहे हैं, देखा H, ये अमोनिया है, ये है H और H, तुम देख पा रहे हो ये क्या चीज है बताओ, H और H, ये जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है, दिखा 4 या इससे ज्यादा भी होगा। दरअसल बहुत सारा अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरह से घेर लेता है किस चीज को, मेटल आयन को। क्लियर है। और इसी तरह से अमोनिया जो होगा वो किसको घेरेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को भी घेरेगा। वही चीज हम यहाँ पर बना रहे हैं, H N, उसी तरह H N। रिप्रेजेंटेशन में हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को 4 ही अमोनिया, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, वो घेरे हुए हैं, और मेटल को भी 4 ही अमोनिया इस तरह से घेरे हुए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रियलिटी में क्या होता है ना कि बहुत सारा, मतलब कि 5, 10, 20, 6 जितना संभव है इसके चारों तरफ, वो डिपेंड करता है कि मेटल आयन का साइज कितना है, मतलब मेटल आयन के चारों तरफ कितना अमोनिया मॉलिक्यूल एकोमोडेट हो पाएगा। सिर्फ इस स्ट्रक्चर में हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में दरअसल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव हो साइड है कि निगेटिव साइड है, तुम बताओ। हाइड्रोजन वाला साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है, और नाइट्रोजन वाला साइड जो तुम देख पा रहे हो, वो नाइट्रोजन वाला साइड जो है वो निगेटिव साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला इंड जो होगा मेटल आयन को घेरेगा। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो तुम क्या देख पा रहे हो, वो निगेटिव साइड है, और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव वाला इंड जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा कि निगेटिव वाला इंड, पॉजिटिव वाला इंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यही चीज हम यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन और NH3 होल Y, मतलब कि Y मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से घेरे हुए हैं, जिस वजह से ये स्पीसीज जो बना, दिस स्पीसीज इज कॉल्ड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और वैसे ही यहाँ पर M+ जो है, M+ को दरअसल XNH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर इस तरह से घेरे हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम दे दिए, सॉल्वेटेड मेटल आयन। मतलब सॉल्वेटेड मेटल आयन को रिप्रेजेंट करके हम यहाँ पर इस तरह से दिखाने की कोशिश की है कि सॉल्वेटेड मेटल आयन जो होता है वो कुछ इस तरह से, और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ इस तरह से, अब बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है। अब जैसा कि कुछ देर पहले हम तुमको बताएं कि कुछ देर पहले हम क्या बताएं तुम लोग, कुछ देर पहले हम तुमको बताएं कि ये जो सॉल्यूशन होता है, जिसमें जिस सॉल्यूशन में लिक्विड अमोनिया को तुम लोग डाले हुए हो, वो सॉल्यूशन कंडक्टिव नेचर का होता है। तो तुमसे यही ना सवाल पूछा जाएगा, व्हाई द सॉल्यूशन विल बिकम्स कंडक्टिव इन नेचर। तुमसे ये सवाल जब पूछा जाएगा कि क्यों ये सॉल्यूशन कंडक्टिव नेचर का होता है, तो तुम क्या जवाब दोगे, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू सॉल्वेटेड मेटल आयन, दोनों की वजह से। यहां पर लिख रहे हैं द सॉल्यूशन is conductive in nature due to both solvated या ammoniated भी बोल सकते हैं, solvated metal ion as well as
सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और कलर जो होता है वो किस वजह से होता है बताओ तो? कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ओनली। सुने बात को कि कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो किसके वजह से होता है? कलर सिर्फ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। वो भी तुमसे पूछा जाएगा कलर कैसे, ब्लू कलर ही क्यों आता है? दरअसल जब व्हाइट लाइट फॉल होता है, व्हाइट लाइट उस सॉल्यूशन के ऊपर जब गिरता होगा, जब व्हाइट लाइट गिरता होगा तो व्हाइट लाइट में सम डिफिनिट कलर के लाइट को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है, और बाकी कलर के लाइट को ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करता है और वही हमारी आंखों तक आता है। और वही रिफ्लेक्शन जो होता है दरअसल ब्लू कलर के लाइट का ही होता है, जिस वजह से हम लोगों को वो सॉल्यूशन नीला नीला दिखना शुरू हो जाता है। अब ये मत पूछना कि सर आप बोले ब्लू कलर का रिफ्लेक्शन होता है दिखता नीला है, फालतू जोक था। चलो ये जो भी है, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ओनली। लेकिन पूछा जाएगा कि जैसे हम केस क्या है? केस है कि लिक्विड अमोनिया है, उसमें कोई भी अल्कली मेटल डालें, सोडियम पोटेशियम वगैरह डालें तो सॉल्यूशन पूरा का पूरा ब्लू हो गया। क्या ये ब्लू हमेशा रहेगा? तो जवाब होगा नहीं। समय के साथ ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होते जाएगा। और वो कैसे? इसमें लिख रहे हैं द ब्लू कलर, तुम लोग भी लिखो, द ब्लू कलर of solution slowly faded due to formation of मेटल एमाइड। दरअसल होता गया ना कि ये अल्कली मेटल है, ये अमोनिया के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके MnH3 और प्लस हाफ H2 ये जो बन गया, दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली एमाइड। ये जो बना ना, दिस सब्सटेंस इज एक्चुअली एमाइड। तो धीरे धीरे एमाइड का चूंकि फॉर्मेशन होते जाता है, इस वजह से वो कलर जो होता है वो धीरे धीरे गायब। सॉल्वेटेड मेटल आयन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो कलर होगा। तो ये सॉल्वेटेड मेटल आयन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे गायब होता जाता है, जिस वजह से कलर जो होता है वो भी रहता है या फिर स्लोली फेड कर जाता है, स्लोली फेडेड। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग पावर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई नंबर था? 5, 6। छठा जो है वो क्या चीज है बता? रिड्यूसिंग पावर। सबसे पहली बात, जितना भी अल्कली मेटल होता है सब का सब बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑल द अल्कली मेटल्स एक्ट एज वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सही है? यहां लिख रहे हैं ऑल द अल्कली मेटल्स act as पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता है क्यों ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो आराम से ऑक्सीडाइज होगा वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सबसे आराम से ऑक्सीडाइज होगा वही ना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन सबसे आराम से ऑक्सीडाइज होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। मतलब कि यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो अल्कली मेटल्स जो होता है ना, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल्स के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आराम से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्वायर करेगा। इसी वजह से अल्कली मेटल आराम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। आराम से इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब आराम से ऑक्सीडाइज हुआ, और जो आराम से ऑक्सीडाइज होगा, जो सबसे तेजी से ऑक्सीडाइज होगा, वही सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अल्कली मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? यहां लिख देते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये सब का सब आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ड्यू टू इट्स ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इज इट और नॉट? ये सब का सब आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। तो इसी वजह से आराम से चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर किया, तो रिड्यूस होने का टेंडेंसी इसमें सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी इसमें सबसे ज्यादा, इस वजह से ये तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब है कि इनमें से सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो वो जो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम को होता है, तो सीजियम सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिस वजह से सीजियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन होता इससे विपरीत है, लिथियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अजीब नहीं हुआ? लिथियम सबसे कम होना था, लिथियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ना कि सिर्फ अल्कली मेटल्स में, पूरे पीरियोडिक टेबल का जनरल नॉलेज कि सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट अगर तुमसे पूछा जाए तो व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो जवाब होगा लिथियम। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो among themselves upon moving down the group, लिखते भी जाना, upon moving down the group, among themselves upon moving down the group, the reducing power, लिखते जाओगे ना तो कनेक्ट रहोगे मेरे से, वरना डिस्कनेक्ट होते जाओगे तुम लोग। among themselves upon moving down the group, the reducing power increases, but lithium is the strongest reducing agent in periodic table में। तो इसका क्वेश्चन होता है व्हाई, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब होता है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है ना, वो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है। रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस एलिमेंट का सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको कि हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं, और हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है। तो लिथियम का ना 3 एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब हम बात क्या कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस एलिमेंट का सब्लिमेशन एनर्जी कितना है और हाइड्रेशन एनर्जी कितना है। और इन तीनों एनर्जी का अलजेब्रिक सम जो होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव चूंकि लिथियम के लिए होता है, दैट्स व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वही चीज यहाँ लिख रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें लिख रहे हैं द रिड्यूसिंग पावर of any element not only depends, the reducing power of any element not only depends upon ionization energy, but also upon hydration energy and sublimation energy. And the sum of all these 3 kind of energies is most negative for lithium, लिख भी रहे हो ना तुम लोग, so that lithium is the strongest reducing agent. So that lithium is the strongest reducing agent of periodic table. इस वजह से लिथियम जो होता है पूरे periodic table का
सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लाइटिंग इफेक्ट देख रहे थे। चलो जो भी है, तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है ना वो इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ तो ये है रिडक्शन जो होता है ना, रिड्यूसिंग पावर यानी कि ऑक्सीडेशन, दरअसल 3 स्टेप में होता है। जैसे ये हुआ स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। सही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 जैसे ये अल्कली मेटल है, पहले सॉलिड रहा होगा और अब वो गैस में कन्वर्ट हुआ होगा। अल्कली मेटल पहले सॉलिड से किस चीज में कन्वर्ट रहा हुआ होगा, गैस में। तो इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होता है, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन या फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन या डेल एच सब्लिमेशन, और ये पॉजिटिव होता है, यहां हम लिख भी दे रहे हैं, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी, और या फिर हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो। और पॉजिटिव करने का मतलब ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब जो ये एम गैस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एम प्लस गैस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया प्लस ई, एम प्लस गैस प्लस ई। और यहां पर जो एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के दौरान जितना एनर्जी खर्च होता है, इस एनर्जी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये भी पॉजिटिव ही है। इस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये पॉजिटिव ही है। अब M प्लस गैस जो तुम देख रहे हो, अब ये पानी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा और बन जाएगा क्या, M प्लस एक्वस। और इस दौरान जितना एनर्जी का लेना देना होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, और दिस इज एक्चुअली नेगेटिव, और दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये 3 स्टेप में ये प्रोसेस हुआ। और इसको पूरा जोड़ो, तो पूरा जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, तुम सोच कर देखो कि एम गैस से एम गैस कट गया, एम प्लस, सॉरी ये तो नहीं कटा, एम प्लस गैस से एम प्लस गैस कट गया, तो हुआ क्या, तो नेट रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, नेट रिएक्शन की बात करें तो एम सॉलिड रहा होगा, एम सॉलिड एक्वस में मतलब पानी में जाकर एम प्लस एक्वस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ये नहीं हुआ होगा, एम प्लस एक्वस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकल गया होगा। और यहां पर जो एनर्जी का लेन देन हुआ होगा, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली डेल एच हाइड्रेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन, और दिस डेल एच ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेल एच एटमाइजेशन प्लस डेल एच आयोनाइजेशन और प्लस डेल एच हाइड्रेशन, है ना। ये 3 तरह के एनर्जी का अलजेब्रिक सम रहा होगा, ये इन तीनों एनर्जी के अलजेब्रिक सम के बराबर। तो तुम हमको यहां पर समझो कि ये जो डेल एच एटमाइजेशन है, ये अभी हम ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड दिस एनर्जी इज नेगेटिव, और डेल एच ऑक्सीडेशन शुड बी नेगेटिव, should be negative. So this value is most negative for lithium. If we use lithium at the place of metal, alkali metal, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि ये जो है क्या चीज, अल्कली मेटल। अगर इस अल्कली मेटल की जगह हम तो कुछ भी ले सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर हम लोग यहाँ पर लिथियम लेंगे ना, तो ये डेल एच ऑक्सीडेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर फिर से दोबारा लिख रहे हैं, पहले तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। सिंस दिस वैल्यू इज मोस्ट नेगेटिव फॉर किसके लिए, लिथियम, सो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent not only among the elements of alkali metals but among all the elements of periodic table। तुमसे पूछा जाएगा ना जनरल नॉलेज, बॉर्डर के ऊपर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम और सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
फ्लोरीन। याद रखना, फ्लोरीन सबसे तगड़ा होता है और लिथियम सबसे, फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लिथियम सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें कि जितना भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख रहे हैं। ये है लिथियम, ये है लिथियम, ये है अपना सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये जो तुमको दिख रहा है सीसियम। इन सबों में अगर हम तुमसे बात करें तो ये क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं ना कि ऊपर से नीचे जाने पर बहुत सुंदर दिखने रहेंगे को, ये हम लिखे हैं। टेढ़ा गया हो जा रहा है भाई। ये जो है ये लिखे हैं हम लोग रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में क्या लिखे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। एक्सेप्शनली लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि सबसे कम कौन होता है अल्कली मेटल्स में रिड्यूसिंग एजेंट, तो तुम जवाब दोगे सोडियम। सोडियम के बाद कौन, तो पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन, तो रुबिडियम। रुबिडियम के बाद कौन, तो सीजियम। और सीजियम से ज्यादा कौन, तो लिथियम। और लिथियम का इसी वजह से एक्सेप्शनली सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब यहां पर लिखेंगे रिड्यूसिंग पावर। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा बात हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तुम तनाव मत लेना। रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज्यादा होता है जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। यानी कि यहां लिख दे रहे हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनॉट ऑक्सीडेशन। और इनॉट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने के टेंडेंसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इनॉट ऑक्सीडेशन। इनॉट ऑक्सीडेशन ज्यादा मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी जो है वो भी ज्यादा। तो ये सब जो था क्या चीज था, रिड्यूसिंग पावर। तो कौन सा पॉइंट हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिड्यूसिंग पावर छठा था। सातवां, रिएक्शन विथ सल्फर। छोटा छोटा रिएक्शन है, खत्म हो गया, इतना ही था इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद छोटा छोटा है रिएक्शन विथ, सातवां था ना, रिएक्शन विथ सल्फर। कुछ नहीं है, जितना भी अल्कली मेटल होता है उसको जैसे तुम सल्फर के साथ ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड बना लेगा। और ये जो है दिस इज व्हाट अल्कली मेटल। और कुछ तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि जैसे 16 Na, 16 सोडियम पोटेशियम, 16 रुबिडियम, 16 सीजियम और एक लिथियम का ही छूट गया भाई। और ये जो है 16 लिथियम। और इसको S8 के साथ अगर हम लोग गर्म करें तो क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये तुम लोगों को बनाकर दिखाना है। और हमको लगता है तुम लोग बेहतर बना पाओगे। इसी तरह से है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस, कि फॉस्फोरस के साथ कैसा कैसा रिएक्शन हो। तो ये है 12M प्लस P4 फॉस्फोरस, दरअसल व्हाइट फॉस्फोरस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके साथ रिएक्ट जैसे होगा तो ये बना लेता है तुम्हारा 4M3P। तो दिस इज एक्चुअली फॉस्फाइड
और ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज अल्कली मेटल और ये व्हाइट फास्फोरस, याद रखना। तो इसी तरह से व्हाइट फास्फोरस के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का भी रिएक्शन होगा। हम जानते हैं कि तुम लोग बेहतर लिख लोगे। सबका रेस्पेक्टिव फॉस्फाइड तुम लोगों को यहाँ पर बनाना है। ओके, जितना भी अल्कली मेटल है ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके कौन सा फॉस्फाइड बनाएगा वो तुमको लिखना है। नेक्स्ट रिएक्शन होता है अमलगमेशन, या जिसको बोलते हैं रिएक्शन विथ मर्क्यूरी। 7 8 था शायद, 9। रिएक्शन विथ मर्क्यूरी, कि मर्क्यूरी के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होता है। कुछ नहीं करता है कि जितना भी अल्कली मेटल को जैसे तुम मर्क्यूरी में डालोगे, खट से अल्कली मेटल मर्क्यूरी में घुल जाता है। अगर तुम किसी भी अल्कली मेटल को मर्क्यूरी में डाल भी देते, जैसे सोडियम है, सॉलिड है, मर्क्यूरी में डाले घट से घुल कर उसमें रह जाएगा और स्टेबलाइज रहेगा। क्योंकि ऐसे सोडियम को जैसे रखोगे ना तो वो तो हवा पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जैसे मर्क्यूरी में डाल दोगे तो मर्क्यूरी में घुल कर वहां स्टेबल रहता है। तो इसमें लिख रहे हैं ऑल द अल्कली मेटल्स, लिखते हैं मेरे साथ साथ, ऑल द अल्कली मेटल्स react with mercury to form their respective amalgam। क्या चीज बना देता है बताओ? अमलगम। अमलगम जो होता है मर्क्यूरी का अमलगम, वो कैसा होता है कि ये जो अल्कली मेटल है इसको जैसे तुम मर्क्यूरी में डालोगे MHG, तो ये मेटल अमलगम, और दिस इज व्हाट, दिस इज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल को मर्क्यूरी में डालें, और याद रखना ये सारा का सारा रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। जैसे हम यहाँ 1 2 लिख देते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इसको जैसे तुम मर्क्यूरी में डालोगे तो NaHG, दिस इज व्हाट सोडियम अमलगम, पोटेशियम KHG, दिस इज व्हाट पोटेशियम अमलगम, दिस इज व्हाट सोडियम अमलगम। याद रखना हर कोई मेटल नहीं बनाता है, कुछ स्पेसिफिक मेटल ही अमलगम बनाता है। पोटेशियम अमलगम, और यहां लिख रहे हैं ऑल दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझे, ये सारा का सारा रिएक्शन जो होता है बहुत ज्यादा इंडोथर्मिक नेचर का होता है या बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ऑल दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जो सबसे अंतिम में हम लोगों को पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। वो क्या चीज पढ़ना है बताओ? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इस तरह का कंपाउंड तुम लोग अक्सर आए दिनों देखे होंगे, FeCN6 3- CO NH3 Cl3, इस तरह का बहुत सारा कंपाउंड वगैरह तुम लोग आए दिनों देखे होंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये सारा कंपाउंड जो है इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड को क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी कुछ होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी कुछ होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या खासियत होता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी कुछ होता है, उस तरह के कंपाउंड में सबसे विशेष खासियत ये होता है कि ये हर कोई मेटल नहीं बनाता है, सिर्फ वही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जिसका कि साइज काफी छोटा हो और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। तो अल्कली मेटल्स में क्या होता है ना कि अल्कली मेटल्स का साइज काफी बड़ा होता है और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है, साइज बड़ा तो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कम।
जिस वजह से अल्कली मेटल्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का टेंडेंसी ना के बराबर होता है। ऐसे अगर बात करें तो लिथियम इनमें सबसे छोटा है, इसलिए लिथियम कभी कभार एक आध कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है, ऐसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल नहीं बनता। यहां लिखते हैं ओनली दोज मेटल्स which have very high nuclear charge density and have very small size can only fall कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बना सकता है? सिर्फ वही मेटल जिसका न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो और साथ ही साथ जिसका साइज काफी छोटा। सिंस अल्कली मेटल्स, साथ साथ लिख रहे हो ना तुम लोग, सिंस अल्कली मेटल्स आर वेरी लार्ज इन साइज and have a very small nuclear charge density, so that alkali metals have negligible tendency to form complex। समझे? इसलिए अल्कली मेटल में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है या फिर बहुत कम। सो दैट अल्कली मेटल्स हैव नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से अल्कली मेटल्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत कम। बच्चा पूछा कि अल्कली मेटल्स को जब हम लोग मर्क्यूरी में डालकर रख ही सकते हैं तो उसी में काहे नहीं रखते? तो तुरंत बच्चा जवाब भी दे दिया। प्राउड होता है कि बच्चों सब इतना तेज तर्रार और एक्टिव है कि हर बात को समझ रहा है। मतलब क्वेश्चन जो रेस किया वो भी समझ रहा है, तभी तो वो क्वेश्चन रेस किया, और जो बताया मतलब वो सोच पाया। मर्क्यूरी बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा सुपर कॉस्टली मेटल, और अल्कली मेटल्स को इवन उसे मर्क्यूरी से सस्ता ही होता है। तो सस्ता चीज को महंगा चीज में थोड़े ना रखते हैं, मतलब इतना भी सस्ता नहीं होता है कि घरे घर मिल रहा है। तो खैर जो भी है, तो यहाँ देखो अल्कली मेटल्स आर वेरी लार्ज इन साइज एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, सो दैट अल्कली मेटल्स हैव नेग्लिजिबल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इसलिए अल्कली मेटल्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत कम सॉरी। However, sometimes it is observed that lithium can have little tendency to form complex। ओके, जैसे कि हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसमें सबसे ज्यादा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिथियम में के केस में सबसे ज्यादा। ठीक है ना? ऐसे सब इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता, ऐसे इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी नहीं रखते। चलो, ये सब जितना भी चीज हम लोग देखें वो सब क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जितना था ये सबका सब क्या चीज था?
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स, कि ये सब जो भी था ये सब का सब केमिकल प्रॉपर्टी था अल्कली मेटल का। अब जो हम लोगों को देखना है वो क्या चीज देखना है, तो हम लोगों को देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद anomalous behavior of lithium and its diagonal relationship with magnesium। समझे? सबसे पहले तो anomalous behavior हम लोग देखते हैं। होता क्या है ना कि जैसे ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ग्रुप का पिक्चर बना रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये रहा अपना सीजियम। तो नियमतः जो है ये सब दिख रहा है, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये जितना भी एलिमेंट तुमको दिख पा रहा है यहाँ पर, तो एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका प्रॉपर्टी तो एक जैसा होना चाहिए था। एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है इन सबों, लिख देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होता है इन सबों का प्रॉपर्टी एक जैसा होना था। लेकिन लिथियम जो होता है ना, अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, और इसी बिहेवियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनामेलस बिहेवियर। लिख लो, हेडिंग देके लिखो, एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिखे, हेडिंग देके क्या लिखे, एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। क्या होता है एनामेलस बिहेवियर? तो इस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट्स में से द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 1 या द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कली मेटल among अल्कली मेटल्स so slightly different properties than other members of the group. The first member among alkali metals so slightly different properties than other members of the group called anomalous behavior क्यों? ड्यू टू क्यों? तो जवाब मिलेगा, तुमसे पूछा जाएगा कि लिथियम जो होता है पहला मेंबर बाकी सारे ग्रुप के मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, तो हम मान रहे हैं, और इसी बिहेवियर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनामेलस बिहेवियर। लेकिन सवाल पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो इसका जवाब दोगे ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, कि इसका साइज काफी छोटा होता है, इट्स वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इट्स वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। पूछा जाएगा तुमसे कि पोलराइजिंग पावर होता क्या है, तो बराबर चार्ज बटे साइज का स्क्वायर। समझे बात को, कि हम बात कर रहे हैं कि अल्कली मेटल्स जितना भी है, उन अल्कली मेटल्स में लिथियम जो होता है बाकी सारे मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। जो पहला मेंबर है वो बाकी सारे ग्रुप के मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज काफी छोटा होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है, और इसका पोलराइजिंग पावर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। इन वजहों से ये लिथियम जो होता है बाकी सारे ग्रुप के मेंबर से के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर उससे अलग जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, उससे अलग जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। इसी बिहेवियर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, बताओ, एनामेलस बिहेवियर। से ना, एनामेलस बिहेवियर क्या होता है शायद सीख गए होगे, कि जो पहला मेंबर है लिथियम बाकी सबके जैसा बिहेवियर शो करता है, या बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, बाकी सबके से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनामेलस बिहेवियर। क्या क्या एनामेलस बिहेवियर है, तो वही एक एक करके तुम लोग कॉपी में लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। हम किस तरह से लिखें, इस तरह से लिखते हैं, लिथियम
एक साइड लिखते हैं लिथियम और दूसरे साइड लिखते हैं अदर अल्कली मेटल्स। कि एक साइड लिखे हैं हम क्या चीज, लिथियम, और दूसरे साइड लिखे हैं बाकी सारे अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। लिथियम जो है वेरी स्मॉल इन साइज, और इस साइड क्या लिखोगे, कंपैरेटिवली लार्ज, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है। कौन? बाकी सारा अल्कली मेटल्स। लिथियम जो होता है हार्ड, और बाकी सब जो होता है ये कैसा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। डज नॉट इजली react with O2 and H2O vigorously react with O2 and H2O। याद रखना कि ये लिथियम भी ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा गर्म करो ना, तब वो भी एकदम भयंकर टाइप से, बाकी सारे अल्कली मेटल्स भयंकर रिएक्ट करता है। फॉर्म ओनली ऑक्साइड Li2O, और ये जो होता है फॉर्म ऑक्साइड पेरोक्साइड्स एज वेल एज सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड भी बना सकता है, पेरोक्साइड भी बना सकता है, और सुपर ऑक्साइड भी बना सकता है। कौन? बाकी सब। ये जो होता है Li, लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है LiOH एंड Li2O इज वीक बेस, और हाइड्रोक्साइड देयर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे LiOH वीक बेस होता है, लेकिन NaOH, KOH, RbOH ये सब का सब बहुत ही स्ट्रांग होता है कि बहुत वीक होता है, बहुत ही स्ट्रांग बेस होता है। लिथियम कंपाउंड्स ऑफ लिथियम लाइक LiOH, Li2CO3, LiNO3 etc. are insoluble in water, but soluble in organic solvents। समझे? और इसमें क्या लिखेंगे, such compounds are soluble in water। इस तरह का कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। किसका? अब बाकी सारे अल्कली मेटल। बाकी सारे अल्कली मेटल का ऐसा कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिथियम नहीं, ऐसा नहीं लिखे हैं व्हाई लिथियम डज नॉट रिएक्ट विथ O2 एंड H2O। O2 और H2O के साथ जबरदस्त रिएक्ट करता है, ऐसा हम कहाँ लिखे कि ऑक्सीजन के साथ पूरा रिएक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भयंकर रिएक्ट करता है, लेकिन होता क्या है कि उतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता है जितना कि बाकी सारे अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसका NS एनर्जी बहुत ज्यादा है, ज्यादा NS एनर्जी होने की वजह से रिएक्टिविटी कम हो। कहीं पर लिखना चाहिए तो लिख ही देते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में रिएक्टिविटी किधर ज्यादा हो, लेकिन ये यहाँ पर का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको घेर दिया। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है, रिएक्ट विथ डाई नाइट्रोजन, react with N2 to form
नाइट्राइट्स मतलब लिथियम जो होता है ना वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3n बनाता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे बोलेंगे सोडियम पोटेशियम ये सब का क्या लिथियम के साथ नाइट्राइट बनता है, तो तुम जवाब दोगे नहीं। हाँ एरो गलत है, शायद नहीं, पक्का गलत। ठीक है, तो समझे कि लिथियम ये जो होता है लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या चीज बनाता है, नाइट्राइट। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाएगा, लेकिन बाकी सारा अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट नहीं बनाता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लिथियम को जब तुम हवा में गर्म करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या क्या होगा, तो प्रोडक्ट में ऑक्साइड भी होगा और नाइट्राइट भी होगा, लेकिन बाकी अल्कली मेटल को हवा में गर्म करोगे तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन नाइट्राइट नहीं बनाएगा। दूसरा चीज यही नाइट्राइट का इस्तेमाल एयर बैग वगैरह में करते हैं, जैसे कार वगैरह का एयर बैग होता है ना, उसमें भी हम लोग इन नाइट्रोजन का नाइट्राइट का इस्तेमाल करते हैं। ये ना कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड भी बनाता है, रिएक्ट विथ कार्बन टू गिव कार्बाइड्स, नॉट फॉर्म सच कार्बाइड। इस तरह का कार्बाइड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। लिथियम कार्बाइड बनाता है, ये सब नहीं बनाते। कंपाउंड्स ऑफ लिथियम like LiCl is deliquescent, so for LiCl.2H2O such compounds of other alkali metals are not deliquescent. डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है ना वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कि बहुत सारे सब्सटेंस में ना वाटर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट बनाने का क्षमता होता है। जैसे LiCl पानी लेकर क्या बना लेता है, LiCl.2H2। लेकिन ना बाकी सारा अल्कली मेटल्स में इस तरह का डेलिक्वेसेंसी होता है कि नहीं होता है, बाकी सब जो होता है वो उसका डेलिक्वेसेंसी नहीं होता है। समझ में आया बात कि जैसे लिथियम डेलिक्वेसेंट होता है इसलिए .2H2O बनाया, लेकिन NaCl.2H2O NaCl.H2O इस तरह का चीज हम लोगों को देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। समझे। उसके बाद है कि जैसे लिथियम का कंपाउंड इस तरह से डिकम्पोज होता है, जैसे Li2CO3 इसको गर्म करोगे, LiOH इसको गर्म करोगे, LiNO3 इसको, इस सब को गर्म करोगे तो ये गर्म होने पर ये टूट जाता है Li2O प्लस CO2, Li2O प्लस H2O। लेकिन इस तरह का कंपाउंड बाकी अल्कली मेटल का स्टेबल, such compounds are thermally stable। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे Na2CO3 है ना, इसको गर्म करोगे ना, नो रिएक्शन। जैसे Li2CO3 को गर्म करने पर ये Li2O CO2 में टूट गया था, Na2CO3 को गर्म करने पर ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से जैसे NaOH है, इसको भी गर्म करोगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन। इसी तरह नाइट्रेट्स वगैरह के साथ भी रिएक्शन देखने को मिलता है। वो रिएक्शन क्या होता है, जैसे LiNO3 इसको गर्म करने पर ये Li2O प्लस NO2 प्लस O2 देता है। लेकिन ऐसा नाइट्रेट अगर अल्कली मेटल्स का तुम गर्म करोगे, जैसे NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3, तो ये नाइट्रेट से क्या बन जाता है, नाइट्राइट। NaNO2 प्लस हाफ O2, KNO2 प्लस हाफ O2, RbNO2 प्लस
हाफ O2 CsNO2 प्लस हाफ O2। तुम क्या देख पा रहे हो, ये जो है ये सब क्या था, नाइट्रेट, और ये जो है क्या था, नाइट्राइट। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। ये तो क्या था, नाइट्रेट, और ये बन गया क्या चीज, ऑक्साइड। मतलब लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो वो ऑक्साइड में चल जाएगा, और बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट को गर्म करोगे तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि देख पा रहे हो तुम। और भी है, और क्या है, जैसे कि लिथियम का कंपाउंड बाइकार्बोनेट स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। Bicarbonates are unstable in solid state and यहाँ पर लिख देते ना, कैन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन ओनली, सिर्फ पानी में ही रह सकता है। एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जैसे LiHCO3 की बात कर रहे हैं, ये होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन बाइकार्बोनेट्स जैसे NaHCO3, KHCO3 एटसेट्रा आर स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कि ये होता है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है। ये सब का सब जो भी कंपाउंड तुमको दिख रहा है ये होता है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट भी करता है। इसी तरह का जैसे कंपाउंड्स ऑफ लिथियम जो होता है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। क्या हो रहा है यार, कंपाउंड्स ऑफ लिथियम जो होता है ना, यहां पर लिख रहे हैं, लिख देते हैं, compounds of lithium so covalent character such compounds are ionic in nature, कि इस तरह का कंपाउंड जो होता है ना वो सब का सब के किस नेचर का होता है बताओ, आयनिक नेचर का होता है। इस तरह का कंपाउंड जो है वो किस नेचर का होता है बताओ, आयनिक नेचर का। थोड़ा सा ना हम तोड़ दे रहे हैं कि सही से दिखे, इस वजह से हम थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तुम लोग समझ लेना, अदरवाइज दिख भी नहीं करेगा। ठीक ठाक निकल गया। एक दो जगह गड़बड़ाया है, हमको लगता है मैनेज कर लोगे। PDF में तो सारा चला ही जाएगा। ठीक है ना, ये सब जो था एनामेलस बिहेवियर ही था। क्या चीज का, लिथियम का। एनामेलस बिहेवियर कहने का मतलब अलग जैसा प्रॉपर्टी या अलग जैसा बिहेवियर। लिथियम जो होता है बाकी सबसे अलग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी से ना बहुत सारा कुछ समझने में, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इन चीजों को अच्छे से देखना होगा। अब होता है डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। यहां लिख रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या, कि डायगोनल रिलेशनशिप कहने से तात्पर्य जाता है कि लिथियम जो है अपने ग्रुप के मेंबर से ना इसका प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए था। लिथियम का प्रॉपर्टी जो है अपने ग्रुप से इसका गुण धर्म मिलना चाहिए, लेकिन लिथियम का प्रॉपर्टी जो होता है अपने से डायगोनली अपोजिट एलिमेंट से इसका गुण धर्म मैच करता है। लिथियम का गुण धर्म अपने से मैच नहीं करता, अपने से डायगोनली अपोजिट एलिमेंट से इसका प्रॉपर्टी जो है वो मैच करता है।
This is actually group 1 and group 2. This is period 2 and this is period 3. मतलब लिथियम जो होता है ना, उसका प्रॉपर्टी अपने से डायगोनली अपोजिट एलिमेंट मैग्नीशियम से मैच करता है, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? डायगोनल रिलेशनशिप। सुने बात को, डायगोनल रिलेशनशिप जो होता है कि वो क्या चीज होता है बताओ? कि दे properties of lithium resembles with the diagonally opposite element. The properties of lithium resembles with diagonally opposite element magnesium. मैग्नीशियम ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू देयर अप्रॉक्स सेम, ड्यू टू देयर अप्रॉक्स सेम एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड पोलराइजिंग पावर, कि लगभग सेम आयनिक साइज और पोलराइजिंग पावर के वजह से प्रॉपर्टीज लिथियम और मैग्नीशियम का लगभग सेम होता है, और उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? डायगोनल रिलेशनशिप। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब इन सारे एलिमेंट का गुणधर्म जो होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं बताओ? डायगोनल रिलेशनशिप। किसका किसका डायगोनल रिलेशनशिप? लिथियम और मैग्नीशियम का। तो सच्चाई है, ये तो हम लोग जानते ही थे, ये तो पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम का गुण एक जैसा होता है। कौन कौन सा गुण एक जैसा होता है? तो वही सब कुछ हम लोग एक दो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ लिख रहे हैं बोथ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम दोनों का दोनों, लिथियम और साथ ही साथ मैग्नीशियम, बोथ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम both lithium as well as magnesium form covalent compounds. ये जितना भी कंपाउंड होता है वो सब कोवेलेंट होता है, जैसे LiOH, MgOH2, LiCl, MgCl2, LiCO3, MgCO3 एटसेट्रा। ये सब ऐसा कंपाउंड जो होता है ये सब का सब कोवेलेंट कंपाउंड है। और बाकी अल्कली मेटल का ऐसा कंपाउंड जो होता था वो क्या होता था? आयनिक कंपाउंड। बोथ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम आर हार्ड मेटल्स, ये दोनों का दोनों हार्ड होता है। और बाकी अल्कली मेटल जो होता था वो क्या होता था बताओ? सॉफ्ट। both lithium as well as magnesium for hydroxide like LiOH और MgOH2, लेकिन खासियत क्या है? दोनों का दोनों वीक बेसिस है। फॉर्म डेलिक्यूसेंट, डेलिक्यूसेंट कंपाउंड। डेलिक्यूसेंट कंपाउंड कहने का मतलब दोनों का दोनों ना वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है। LiCl.2H2O, MgCl2.8H2O। तो इस पर भी एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा कि जैसे NaCl तो डेलिक्यूसेंट नहीं होता है, नमक बाकी सिर्फ लिथियम का ना हैलाइड डेलिक्यूसेंट होता है। तो NaCl तो सोडियम का हैलाइड हो गया, तो ये डेलिक्यूसेंट नहीं होता है। फिर भी बारिश के दिनों में या इस तरह के मौसम में नमक जो हम लोग घर में रखते हैं वो गीला गीला क्यों हो जाता है? तो वो दरअसल होता क्या है ना कि NaCl जो हम लोग घर में रखते हैं तो उस NaCl में थोड़ा बहुत MgCl2 भी इंप्यूरिटीज के रूप में मौजूद होता है। उसमें क्या चीज इंप्यूरिटीज के रूप में मौजूद होता है? MgCl2।
तो वही MgCl2 जो होता है ना उसमें इम्प्यूरिटीज के रूप में, तो वो MgCl2 जो होता है दैट इज हाईली डेलिकेसेंट इन नेचर, 88H2O मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो 88H2O मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा तो वाजिब है सुने बात को कि ये बहुत बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी MgCl2 के मौजूदगी के वजह से ये क्लम्प बनाने लगता है NaCl। क्लम्प मतलब वही देखो NaCl भुरभुरा नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा नमक भीगा भीगा टाइप का हो जाता है। वो NaCl भीगता क्यों है? NaCl के वजह से नहीं, उसमें जो MgCl2 रहता है। तो उससे बचने के लिए ना उसमें थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देती है कंपनी, मीठा सोडा। उससे कोई नुकसान नहीं होता है। MgCl2 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, जो कि नॉट डेलिकेसेंट इन नेचर। खैर ये सब कुछ कुछ था क्या चीज के लिए, भूल ही हो गए। ये सब कुछ कुछ की था, हाँ, लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलरिटी लिख रहे हैं। इसके बाद है दोनों बोथ लिथियम एज वेल एज मैग्नीशियम फॉर नाइट्राइड्स। ये दोनों का दोनों नाइट्राइड बनाता है। नाइट्राइड कैसा? जैसे Li प्लस N2 के साथ Li3n, और मैग्नीशियम भी N2 के साथ Mg3N2। और याद रखना यही सब कुछ कहाँ रहता है? एयर बैग में। वो जो गाड़ियों में एयर बैग होता है उसमें यही रहता है। ये दोनों का दोनों फॉर्म कार्बाइड्स, कि ये दोनों का दोनों कार्बाइड बनाता है। जैसे ये बनाता है Li4C और ये बनाता है Mg2C3। तो याद रखना दोनों का दोनों कार्बाइड सेम नेचर का नहीं है, ये दोनों का दोनों कार्बाइड अलग अलग नेचर का है। यही दोनों क्या चीज है बताओ? कार्बाइड्स। ऐसे हम जानबूझ के आगे का रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं कि इन सबको पानी में डालोगे ना तो ये बना लेता है LiOH प्लस CH4, ये मीथेन गैस देगा। और मैग्नीशियम कार्बाइड को पानी में डालोगे ना तो ये बना लेता है प्रोपाइन CH3CCH। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिख दिया। ऐसे तो खैर यहाँ पर हमको सिमिलरिटी देखना था। सिमिलरिटी है दोनों का दोनों क्या चीज बनाता है बताओ? कार्बाइड। दोनों का दोनों ना वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम स्लोली react with air and moisture। दोनों का दोनों स्लोली रिएक्ट करता है। दोनों का दोनों कोवेलेंट लिखे थे क्या ऊपर में? फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, सही बात है। ये सब का सब जो होता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और ये सब का सब स्लोली रिएक्ट करता है हवा और मॉइस्चर के साथ। इसका बाइकार्बोनेट, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म अनस्टेबल बाइकार्बोनेट, स्टेबल बाइकार्बोनेट, जैसे LiHCO3 और MgHCO3। और ये दोनों का दोनों नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। के सॉलिड स्टेट में ये होता नहीं, अभी पीछे भी लिखे थे, एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन। ये दोनों का दोनों सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। बोलते फॉर सच कंपाउंड that decompose upon heating। जैसे तुम गर्म करोगे ना तो वो टूट जाए भ्राम से। जैसे कि LiOH MgOH होल 2, Li2CO3 MgCO3, दिखा? जैसे LiNO3 MgNO3 होल 2। इन सब को जैसे तुम गर्म करते हो तो सब में गर्म का सिंबल देते हैं। डेल्टा साइन मतलब क्या? धिपा दिए। धिपाना मतलब समझ ही रहे हो, जैसे तुम लोग हमको धिपाते रहते हो। MgO प्लस H2O, Li2O प्लस CO2, MgO प्लस CO2, Li2O प्लस NO2 प्लस O2, MgO प्लस NO2 प्लस O2। इस तरह से तुम्हारा ये जितना भी कंपाउंड तुम देख पा रहे हो ये सब, हे भगवान, ये सब का सब डिकम्पोज हो जाता है।
समझ रहे हो, जैसा जैसा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद है लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, बोथ फॉर्म ओनली ऑक्साइड, both form only oxide but not peroxide and superoxide। ये peroxide या superoxide बनाता है कि नहीं बनाता है, ये इनमें से कोई भी peroxide या superoxide जैसा चीज बिल्कुल भी नहीं बनाता। इनमें से कोई जो है वो peroxide या सुपर ऑक्साइड जैसा चीज जो है वो बनाएगा या फिर बिल्कुल नहीं बनाता। इनमें से कोई जो है वो बहुत मस्त आ गया, इनमें से कोई जो है वो पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड जैसा चीज बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। अब तो बहुत बेकार सा हो गया था। ये पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड जैसा चीज कोई फायदे नहीं हुआ। अच्छा मैनेज कर लोगे तुम लोग, पता है हमको। तो ये जो था क्या चीज था, लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलरिटी, कि सिमिलरिटी मतलब लिथियम और मैग्नीशियम में ये सब कुछ समानता है। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, कि अल्कली मेटल एगो ना तुम लोग लिख के लाना यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तुम लोग का आज का नोट ये है, क्वेश्चन राइट द यूजेस ऑफ, तुम लोग को 3-4 चीज का यूज लिखने दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बुक से ढूंढ ढूंढ के कॉपी में लिखोगे, राइट द यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल का क्या क्या इस्तेमाल है। उसके बाद होता है NaCl, NaCl नमक का हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, Na2CO3.10H2O, ये है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा समझते हो, कपड़े धोने वाला, तो खाली ई नहीं लिख लेना कि कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं, और भी उसका लाइफ में क्या इस्तेमाल है, NaSCO3 ये, और एक और लिख लेना NaOH का। और एक क्वेश्चन और करके आना, और वो क्वेश्चन है, एक तो ये अल्कली मेटल का यूज, NaCl का यूज, सोडियम कार्बोनेट .10H2 NaSCO3 लिख के लाना, कलम चेक करेंगे NaOH का। और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अभी घर में हो, लॉकडाउन में खूब सारा केक बन रहा होगा, केक वेक बनाते होगा तुम लोग, तो केक में जो बेकिंग पाउडर हम लोग डालते हैं, हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं बेकिंग पाउडर में सिर्फ ये है NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें नो डाउट, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा क्या क्या चीज रहता है वो तुम लोग को पता करके लाना है और लिखना है अपने कॉपी में विद देयर एप्रोप्रिएट कंपोजिशन, मतलब कितना प्रतिशत कौन, कितना प्रतिशत कौन, कितना प्रतिशत कौन। तो ये तुम लोग का काम है और इतना काम तुम लोग करोगे, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल। ऑकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स, कि अल्कली मेटल्स किस किस रूप में पाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना, पूरे पृथ्वी पर अल्कली मेटल फ्री स्टेट में तो कोई पाया नहीं जाता, जितना भी अल्कली मेटल होता है ये सब का सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर भी उनमें अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन, तो सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद रुबिडियम, और उसके बाद सीजियम। ये हम लिखे हैं एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी पर कौन सा अल्कली मेटल सबसे ज्यादा, तो ये सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर उससे बहुत कम लिथियम, उससे बहुत कम रुबिडियम और बहुत कम सीजियम। मतलब कि ये जो तुम देख पा रहे हो सीजियम, रुबिडियम और लिथियम, दीज आर रेयरली एबंडेंट, रेयरली एबंडेंट, याद रहेगा, मतलब बहुत कम मात्रा। सोडियम और पोटेशियम तो अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। सोडियम 6th
मोस्ट एबंडेंट, और पोटेशियम इज 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। मतलब पृथ्वी पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर अगर तुम लोग को तो याद नहीं होगा, हम यहाँ बार बार लिखेंगे नहीं, लिख देते हैं यहाँ शॉर्टकट में। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन रहता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, समझे, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। तो ये टॉप 10 एलिमेंट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला। उसमें सोडियम और पोटेशियम का स्थान जो होता है वो कितना होता है? 6th and 7th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी फ्री स्टेट में नहीं पाया था, ये सबका सब कंबाइंड स्टेट में पाया था, ड्यू टू देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। They all are found upon earth crust in combined state only। मतलब कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जा सकता। जैसे ये है सोडियम। सोडियम कई सारे रूपों में पाया जाता है। पोटेशियम, ये भी कई सारे रूपों में पाया जाता है। जैसे सोडियम में है रॉक साल्ट। बताओगे रॉक साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जैसे चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3 इस रूप में पाया जाता है। सोडा फेल्ड्स्पार, AlSi3O8, समझे, सोडा फेल्ड्स्पार के। NaL के अगर यहां पर लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? फेल्ड्स्पार, क्रायोलाइट, एटसेट्रा। ऐसा कई सारा रूप होता है कंबाइंड स्टेट में जो सोडियम पाया जाता है। पोटेशियम भी कई सारे रूपों में पाया जाता है, जैसे सिल्वाइन, KCl, सॉल्ट पीटर, या उसी को हम लोग नाइटर भी बोल देते हैं, जो कि हो गया KNO3, सॉल्ट पीटर या नाइटर। उसके बाद है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार जो होता है वो होता है KSi3O8, कार्नालाइट, KCl.MgCl2.6s2, दिस इज व्हाट? कार्नालाइट, एटसेट्रा। इस तरह से बहुत सारा चीज हो सकता है जिन सारे रूपों में कंबाइंड स्टेट में ये पाया जाता है। हम लोगों को पढ़ना क्या होता है कि हाउ कैन वी, हाँ अर्थ क्रस्ट पर, कि हम लोगों को पढ़ना होता है ना कि हाउ कैन, हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन सारे अल्कली मेटल को। तो उसमें भी सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज सोडियम। तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम हो गया है क्या? देख लेते हैं, नहीं हो जाएगा। देखो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, और इस प्रोसेस का नाम होता है डाउन्स प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बताओ? डाउन्स प्रोसेस। तो उसे पूछेंगे कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो डाउन्स प्रोसेस है। तो इसमें करते क्या है? तो इस मेथड में, इन दिस मेथड, in this method the fused mixture of NaCl and CaCl2, NaCl याद रखना लगभग 40% होता है और CaCl2 60%, is electrolyzed in an electrolytic cell
so that sodium is deposited एट कैथोड। जिस वजह से क्या चीज होता है, सोडियम का डिपोजिशन होता है कहां पर, कैथोड पर। जिस वजह से सोडियम जो है वो कहां पर डिपोजिट हो जाता है बताओ, कैथोड पर सोडियम का डिपोजिशन होने लगता है। जैसे कि तुम लोग यहां देखो, ये है NaCl, तो NaCl जब टूटेगा तो क्या चीज बनाएगा, Na+ और Cl-, ठीक है। एट एनोड, एनोड जो होता है ना दैट इज पॉजिटिव प्लेट, और यहां पर क्या चीज होता है, ऑक्सीडेशन। और उस पॉजिटिव प्लेट पर ये Cl- जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। पूछा जाएगा कि एनोड पर क्या लिबरेट हुआ, तो क्लोरीन गैस। और एट कैथोड क्या होगा, कैथोड चूंकि नेगेटिव प्लेट होता है और उधर में क्या चीज होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन होगा तो बताओ, तो ये Na+ वहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या चीज बना लेगा, सोडियम बना लेगा। तो इस तरह से सोडियम का एक्सट्रैक्शन यहां पर होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस मोलर मिक्सचर, इसमें क्यों हम लोग CaCl2 मिलाते हैं। ये जो रहता है, ये जो मिक्सचर है NaCl और CaCl2 का जो मिक्सचर तुमको दिख रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 850 केल्विन। और प्योर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है बताओ, प्योर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 1081 केल्विन। तो यदि प्योर NaCl को तुम पिघला के काम करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा 1081 केल्विन मेंटेन करना। और जैसे CaCl2 मिला देते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट घट के 850 केल्विन हो जाता है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी आसान हो जाता है। तो यहां पर एक दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन, व्हाई वी मिक्स CaCl2 इन NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बता पाओगे? तो बिल्कुल तुम लोग लिख लोगे, हम जवाब दे दिए, तुमको उसी को अंग्रेजी में अनुवाद कर देना है बस। प्योर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन होता है, लेकिन हम लोग उसमें CaCl2 क्यों मिलाते हैं, तो CaCl2 इसलिए मिलाते हैं कि CaCl2 मिलाने पर उसका मेल्टिंग टेम्परेचर घट के 850 केल्विन हो जाता है, और इस लो टेम्परेचर पर काम करना आसान होता है। लो टेम्परेचर पर सोडियम जो बनेगा वो फॉग नहीं बनाता है, वेपराइज नहीं होता है। लो टेम्परेचर पर क्लोरीन जो होता है उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना हाई टेम्परेचर पर, तो वो बर्तने वगैरह के साथ रिएक्शन कर देंगे, इस वजह से। तो इसमें लिखा व्हाई वी मिक्स CaCl2 इन NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर दूसरा क्वेश्चन तुम्ही को लिखना है, व्हाई वी कैन नॉट इलेक्ट्रोलाइज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्वेश्चन मन में आता है ना कि भाई क्यों हम लोग पिघला के काम कर रहे हैं, सीधा हम लोग पानी में घुलाएं NaCl और NaCl को पानी में घुला कर इलेक्ट्रोलाइज कर दें, ऐसा क्यों नहीं करते? तो ऐसा इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि पानी में अगर तुम NaCl को घुला दोगे, पानी में NaCl को घुला कर जब तुम इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा, सोडियम बनेगा। लेकिन जैसे सोडियम बनेगा तो वहां पर पानी भी है, तो वो सोडियम उस पानी के साथ रिएक्ट करके फर्दर NaOH बना लेगा बजाय कि सोडियम मेटल के। सुने बात को, कि अगर तुम वहां पर पानी में ये काम करोगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो जो सोडियम बनेगा भी ना वो रुकेगा नहीं, वो सोडियम फर्दर रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्ट करके वो क्या चीज बना लेगा बताओ? जो भी बनाना होगा बना लेगा, हमको क्या, समझे? तो पानी के साथ वो फर्दर रिएक्ट करके क्या चीज बना लेगा, NaOH बना लेगा। इसलिए वहां पर पानी हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है? वहां पर सोडियम के बजाय हाइड्रोजन गैस बन लेगी। राइट द नेम ऑफ टू ओर्स ऑफ लिथियम, मतलब कंबाइंड स्टेट, कि लिथियम जो होता है कंबाइंड स्टेट में किस रूप में रहता है। ये तुमको दो गो लिथियम का ओर का नाम लिख के लाना। खैर ये तो अलग क्वेश्चन था। ऐसे तुम देखो कि होता क्या है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है ना डाउन्स प्रोसेस, उस डाउन्स प्रोसेस में दरअसल होता क्या क्या, तो इस तरह का एपार्टस होता है, याद रखना।
कुछ अजीब लग रहा होगा तो ये है, इस तरह का जालीदार रहता है। इसमें एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि तुम देख पा रहे हो। इसमें लोहे का ये एनोड होता है जहां पर लोहे का है, ठीक है, और इसी के दोनों तरफ ये ग्रेफाइट का कैथोड होता है जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। लोहे का एनोड होता है और उसी के दोनों तरफ ये ग्रेफाइट का कैथोड है। और इस ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है इस जाली नुमा कंटेनर में, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, ये जाली नुमा कंटेनर में इस तरह से डाले हुए हैं। ये नीचे तक ले आओ जाली, और इसमें ये मोल्टेन या फ्यूज्ड मिक्सचर है। ये जो तुम ये पूरे बर्तने को बंद कर देता है। ये मोल्टेन या फ्यूज्ड मिक्सचर है। और इधर से इधर तरीके ये क्यों किया, छोड़न बाद में करते। और इसमें हम लोग क्या चीज ले लिया, मोल्टेन या फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2। देखा, ये इसमें हम लोग क्या चीज लिए हुए हैं, मोल्टेन या फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2। बता तो ये प्लेट कैसा रहा होगा, निगेटिव, और ये वाला प्लेट जो है वो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। दिस इज मोल्टेन ये है मोल्टेन या फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ CaCl2 NaCl, और यहीं पर क्या होता है, इस जगह से क्लोरीन गैस निकलता है, क्योंकि एनोड पर Cl माइनस जो है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, क्लोरीन गैस, और वही क्लोरीन गैस निकल जाता है। और इस कैथोड पर जो सोडियम बनता है वो सोडियम चूंकि हल्का होता है, तो यहाँ पर ना वो हल्का होने के वजह से, हल्का मतलब वो वाला हल्का नहीं जो सुबह तुम लोग होते हो, हल्का होने का मतलब इधर से इस मोल्टेन मिक्सचर से हल्का होता है, तो यही सोडियम जो होता है इस साइड से धीरे 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 निकलता है। यहाँ सोडियम मेटल that is stored in केरोसिन। ये जो सोडियम मेटल निकला ना, इस सोडियम मेटल को हम लोग कहां पर स्टोर करते हैं बताओ, केरोसिन ऑयल में जाकर हम लोग इस सोडियम मेटल को स्टोर करते हैं। ये मतलब है कुछ नहीं, जो वहां पर लिखे थे रिएक्शन वही होता है कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, एक जगह सोडियम और एक जगह क्लोरीन। तो सोडियम कहाँ, इस दोनों कैथोड पर सोडियम, और ये सोडियम उपला गया ऊपर और उसी को हम लोग निकाल लिए। और क्लोरीन जो होगा एनोड पर, वही क्लोरीन गैस इधर से निकल जाता है। होता कुछ नहीं, काम वही हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के कंटेनर में होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, डाउन्स प्रोसेस। तुमको आएगा क्वेश्चन कि डाउन्स प्रोसेस के द्वारा हम लोग किस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग डाउन्स प्रोसेस से करते हैं। ठीक है ना, आज रहने देते हैं इतना। किसी को कोई दिक्कत है या कुछ कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में आकर हमको बोलो। सिर्फ 30 सेकेंड है, फिर 9 बजे मेरा दूसरा क्लास है, तो इसी वजह से जल्दी से बोलो, शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय। सुबह में 11 बजे से क्लास है, और थैंक यू, तुम लोग झेल रहे हो। ये जो है तुम्हारा क्या नाम है भूल गए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान होता है, कुछ भारी भरकम चीज है नहीं।
जैसा कि तुम लोग देख भी पा रहे होगे, छोटा छोटा चैप्टर सब है, इतना सारा चैप्टर को करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल ये होगा इन सारे चीजों को कॉपी में लिखना, समझे? तो इन सारे चीजों को कॉपी में लिखना, समय निकालो। ऑफलाइन में आदत बन जाता है, ऑनलाइन में तुम लोग खुद महसूस कर रहे हो, बोलने की क्या जरूरत है। तो अच्छे से इन सारे चीजों को लिखो और अच्छे से काम करो, ठीक है? रहने दो, आज अगले दिन से करते हैं, ठीक है? बाय 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 बाबू। कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी।